हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के, अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो पिछली क्लास में हमने देखी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासें हो रही हैं, तो इसलिए हमें छोटा कर रहे हैं क्लासों को। थोड़ा मतलब समय तो इतना ही रहेगा, लेकिन टॉपिक थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत पर विदेशी आक्रमण, 6वीं शताब्दी BC। इसे शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने जो मेरे द्वारा जो करवाया गया था, उसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी तथ्य थे, जितनी भी बातें थी जुड़ी हुई थी, उनके बारे में मैंने बताया था। महात्मा बुद्ध के जीवन को लेकर के मैंने बात की। महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध के पिता, नाम, माता पिता, ठीक है, पति पत्नी, बच्चे, उनके शिष्य, त्रिरत्न, ठीक है, 10 शील, शिक्षापद कौन से थे, ठीक है। उसके बाद उनके प्रतीक कौन कौन से उनके प्रतीक थे, यानी उनके जन्म से कौन सा जुड़ा हुआ प्रतीक था, जन्म को लेकर के। जब गृह त्यागा था तो घटना कौन सी थी वो, ठीक है। और उसके बाद जब ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति के समय वो कहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति घटना क्या कहलाई, निर्वाण क्या कहलाया, और उनकी मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किस सन में हुई थी, तो इसके बारे में हम पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, देखिए आज थोड़ा थोड़ा आज स्पीड भी थोड़ी कम है। ठीक है, उस दिन बहुत तेज़ स्पीड थी पढ़ाने के लेकर के, कि ठीक है ख़त्म करना था, वो काफ़ी लंबा लेंथी टॉपिक होता जा रहा था। फिर भी काफ़ी चीज़ें छूट चुकी हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, जैसे कि 2 संप्रदाय उनके, हीनयान महायान। हीनयान कहा क्या होता है, महायान क्या होता है, ठीक है। और इनसे जुड़े हुए और अन्य संप्रदाय, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए अन्य संप्रदाय, हीनयान से, हीनयान के उपसंप्रदाय, महायान के उपसंप्रदाय, काफ़ी चीज़ें वहाँ छूट चुकी हैं अभी भी। ठीक है, तो कहते हैं ना कि उस चीज़ों को क्या है कि जो सभी चीज़ें होती हैं उनको पूरी तरीके से कराना का, ठीक है, नहीं हो पाता, क्योंकि मेन टॉपिकों को ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप उन चीज़ों को पढ़ते रहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चनों को कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसे मैंने बताया था अभी कि आज का टॉपिक ही हमारा है विदेशी आक्रमण। शुरुआत यहीं से होती है विदेशी आक्रमण की। ये एक हमारे पास प्रमाण है, ये एक प्रमाण है कि भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ। ये प्रमाण क्या है, देखिए मैंने बताया था कि इतिहास की अवधि को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। अध्ययन की सुविधा से इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। एक था आपका प्रागैतिहासिक काल। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल, एक था आद्यैतिहासिक काल, और जो तीसरा जो आता है वो आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। अब आप सोचोगे जी ये तो हो चुका है, आप इसे क्यों बता रहे हो दोबारा। देखिए मैं इसे बता रहा हूं क्योंकि जो हम समय अवधि पढ़ रहे हैं, जो हमारा चल रहा है, वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और ये जो समय अवधि चली थी आपकी, ये समय अवधि चली थी कब, ये समय अवधि चली थी आपकी लगभग, ठीक है, कब से चली थी, 600 BC से लगभग निरंतर अब के गतिशील चल रही है। अब तक हमारी ये समय अवधि चल रही है, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ये क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ को लेकर के बात करें कि ऐतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल क्या है। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल में, आद्यैतिहासिक काल में जो मैंने बताया था कि 2500 BC से ये समय अवधि चलती है, 2500 से लेकर के 600 BC तक। और इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो हमारे पास प्रमाण प्राप्त हुए थे कि भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ, क्योंकि इससे पहले एक आक्रमण और हुआ था जिसे हम जानते नहीं है, पहचान उसके बारे में पढ़ते तो हैं, लेकिन ये प्रमाण करने के लिए साबित नहीं कर पाए हैं आधे लोग कि वो वास्तव में आक्रमण हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, या फिर ये यहीं के थे या कहीं बाहर से आए थे, उन्होंने आक्रमण किया था या नहीं किया था। इस चीज़ का प्रमाण कुछ लोग साबित भी करते हैं, कुछ लोग साबित नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये प्रमाण देते हैं हमें। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ऐसी समय अवधि आती है जहाँ पर लिखित स्रोत हमें प्राप्त नहीं होते, ना ही तो पुरातात्विक होते हैं ना, ठीक है, पुरातात्विक होते हैं लेकिन लिखित स्रोत हमें प्राप्त नहीं होते। यानी चीज़ें यहाँ पे लिख के, यहाँ पे देखिए यहाँ का मानव पूरी तरीके से सभ्य नहीं था, क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है कुछ पता नहीं था इसके बारे में, और यहाँ के बारे में हमें जानकारी नहीं थी पूरी तरीका से। जब इतिहासकार इस काल का इतिहास लिखने के लिए पहुंचा तो निर्भर रहा केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही। अभी आएंगे आप सोचेंगे कि ये तो टॉपिक है ही नहीं, तो आप टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब देखिए
आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भारत पर एक आक्रमण हुआ था। ठीक है, इस आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भारत पर एक आक्रमण हुआ था जिसे हम आर्यों का आक्रमण कहते हैं, आर्यों का आक्रमण। ठीक है, काफी बार ये नाम आता भी है, किताबों में आपने सुनने को मिला भी होगा कि आर्यों का आक्रमण, भारत पर आर्यों का आक्रमण हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता जब तबाह हुई थी तो उस समय आर्यों का आक्रमण भी हुआ था। तो इसकी समय अवधि देखिए बताया भी था कि 1750 में आर्यों ने आक्रमण किया था भारत पर। 1750 BC, हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, लगभग आज से कम 4,500 साल पहले की बात कर रहे हैं कि आर्य भारत आए और इन्होंने यहाँ की जो एक सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, मिटा दिया था। और इन्होंने एक नई सभ्यता का निर्माण किया जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो लगभग कम से कम इनको लगा, यानी 250 साल लगे थे इनको बनाने में, अपनी सभ्यता को बनाने में। और जब इन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया तो जैसे जैसे ये अपने विकास करते चले गए, समाज का विकास करते चले गए, ठीक है, समुदाय का विकास करते चले गए, तो इन्होंने भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने ही समाज को 2 भागों में फिर से बांट दिया। एक बांट दिया था उत्तर वैदिक काल जो चलता है 1500 से लेकर के 1000 BC तक, और एक बांट दिया था आपके उत्तर वैदिक काल। एक ऋग्वेदिक काल था जो चलता है हमारा, ऋग्वेदिक काल कब से कब तक चलता है? ऋग्वेदिक काल चलता है हमारा 1500 से लेकर के 1000 BC तक, और जो उत्तर वैदिक काल था वो चलता हमारा 1000 से लेकर के 600 BC तक। तो इन्होंने बांट दिया था। तो ये आक्रमण हुआ था आर्यों का, ये कुछ लोग साबित भी कर चुके हैं कि ये आक्रमण हुआ था, कुछ लोग नहीं भी कर पाए हैं कि नहीं जी आर्य भारत के निवासी थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे, और इन्होंने तो भारत पर कोई आक्रमण किया था क्योंकि काफी समानताएं पाई थी भारत के, जैसे गुजरात वाले क्षेत्र से, राजस्थान वाले क्षेत्र से। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां से कंकाल पाए गए थे, और कुछ क्षेत्र वो थे जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था, वहां से कुछ कंकाल पाए गए थे। जब इन दोनों में काफी समानताएं पाई तो इन्होंने बताया कि ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे बल्कि यहीं के निवासी थे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण ये उस स्थान को छोड़ करके इस स्थान की तरफ आ गए थे, या फिर और बहुत सारे कारण बताए थे उन्होंने। ठीक है, साबित यही किया था सब लोगों ने, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार आप देखेंगे तो विदेशी भी थे, और ज्यादातर इतिहासकार आपको मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें मिलेंगे, और उन्होंने यही साबित करने की कोशिश करी है कि आर्य यहीं के निवासी थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े और भी इतिहासकार हैं, जो बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे ठीक है, जैसे दयानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने बताया था कि ये तिब्बत वाले क्षेत्र से आए थे। ठीक है, जैसे मैक्स मूलर महोदय के अनुसार, ठीक है, मध्य एशिया से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? आर्य, ठीक है, ये आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो सबने अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने तर्क दिए थे उस चीज को लेकर के, लेकिन ये मानते हैं लोग कि भारत पर आक्रमण हुआ था 1500 ईसा पूर्व में, यानी उससे पहले 1750 ईसा पूर्व में आर्यों का आक्रमण हुआ था, ये मानते हैं। लेकिन इसके हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं थे। युद्ध भी हुआ था, आर्यों और अनार्यों का युद्ध हुआ था, मैंने बताया था, विश्व इतिहास का पहला युद्ध हुआ था वो। ठीक है, जब मानव ने अपने आप को सभ्य बनाना सीखा, सभ्य बनाने के बाद तो एक युद्ध होता है। ठीक है, किसको लेकर के? साम्राज्य विस्तार को लेकर के, या फिर साम्राज्य विस्तार नहीं कह सकते, उसमें पद को लेकर के युद्ध हुआ था। ठीक है, जब आर्य और अनार्यों के बीच में हुआ था, मैंने बताया था कि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के मध्य, दोनों के मध्य युद्ध हो गया था, राजा सुदास के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, विश्वामित्र को लेकर के, ठीक है, गुरु वशिष्ठ की हार हुई थी, उसमें राजा सुदास की जीत हुई थी, और आर्यों और अनार्यों के बीच में रावी परशुनी नदी, ठीक है, रावी नदी, परशुनी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास की जीत हुई थी, जो भरत कुल के थे। ये वही भरत जो किसके बेटे थे? ठीक है, ऋषभ देव के पुत्र थे, ये मैंने बताया था जैन धर्म में। ठीक है, आप चाहे तो अपने जिसने नहीं क्लास देखी हो आप उस क्लासों को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया भी है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, इतिहास जो अपने आप में एक हार्ड विषय लगता है हर किसी को, बहुत आसान हो जाएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इतिहास को ऐसे बना दूंगा एकदम बहुत आसान तरीके से कि आपको लगेगा कि हाँ, इतिहास पढ़ने में हमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आ रहा है, मज़ा आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, देखिए एक बार में तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, एक बार में कोई चीज़ें समझ में नहीं आएगी इतिहास को, जब आप कंटिन्यू। और देखिए, इतिहास पढ़ने का एक तरीका होता है, इतिहास को आप तिथियों के अनुसार पढ़िए। तिथि जो दे रखी है, उस तिथि को क्या हुआ था, आप ये चीज़ें याद करने की कोशिश कीजिए। तिथि में जैसे कि 1990 में क्या हुआ था, या फिर 1890 में क्या हुआ था, 1857 में क्या हुआ था, 1757 में क्या हुआ था। ये तो मोटी मोटी तिथियां हैं कि, लेकिन आप जब इनको क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है, तब हमें ये चीज़ें याद होती हैं कि हाँ जी, यहाँ पे कुछ हुआ था, ऐसी ऐसी चीज़ें चली थी। और क्रम से आप एक वंश को पढ़ते चले आइए, इस क्रम से चीज़ों को पढ़ते चले आइए, सीरीजों को पढ़ते चले आइए, तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए
तो ये हमारे इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, हमें मिलते हैं जिस इतिहास के, जिस आक्रमण के हमें प्रमाण मिलते हैं उसे हम कहते हैं हकामनी या ईरानी साम्राज्य का जो पहला आक्रमण हुआ था, इसे ईरानी आक्रमण। भारत पर पहला ईरानी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, क्यों किया गया था, किसने किया था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है, लिखित स्वरूप से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। चलिए शुरू करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था वो ईरानी या हकामनी साम्राज्य ने किया था। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि सबसे पहले आक्रमणकारी कौन थे। सबसे पहले आक्रमणकारी जो मैं यहाँ नाम लिख ही रहा हूँ वही है, ये जो लिखा हुआ है हकामनी या ईरानी साम्राज्य, सबसे पहले आक्रमणकारी। ठीक है, ये सबसे पहले आक्रमणकारी थे, नाम था इनका ईरानी या हकामनी। ठीक है, ईरानी। और ये आक्रमण कब होता है भारत पर, तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसकी, ठीक है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये किस सन में आक्रमण हुआ था, लेकिन इन्होंने बताया था कि ये आक्रमण हुआ था लगभग ये जो आक्रमण हुआ था ये हुआ था आपके 556 या 554 बीसी में। क्योंकि ईरानी और हकामनी साम्राज्य की जो स्थापना होती है वो होती है 600 बीसी में। कहाँ होती है, ईरान, यानी जब पहले इसको फारस कहते थे, तो ईरान वाले क्षेत्र में फारस की खाड़ी में ये एक साम्राज्य की स्थापना होती है जिसे कहते हैं हम ईरानी साम्राज्य। और इसका जो संस्थापक था, पहले तो बहुत पहले और कोई संस्थापक था, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है उसका नाम है साइरस द्वितीय। ठीक है, याद रखना इस साम्राज्य का, पहली बात तो आप पहला पॉइंट ये याद रखना, इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, इस साम्राज्य का, ठीक है, इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, साइरस द्वितीय था। बहुत महत्वपूर्ण शासक था ये उस समय। और इसने, देखिए ये इसका शासनकाल, इसने ईरानी साम्राज्य की स्थापना की थी, क्योंकि वास्तविक संस्थापक यही था। तो ये मानते हैं कि इसने साम्राज्य का विस्तार किया था और आसपास के क्षेत्रों पर इसने आक्रमण कर उस साम्राज्य का विस्तार किया, और ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है ईरानी या हकामनी साम्राज्य का। शासनकाल की बात करें तो इसका जो शासनकाल आता है, साइरस द्वितीय का शासनकाल, ये आता है 558 बीसी से 529 बीसी तक रहता है ये। ठीक है, 529 बीसी या 530 बीसी तक इसका शासनकाल रहता है। क्या रहता है, इसका शासनकाल रहता है 558 बीसी से 529 बीसी। कब ये भारत पर आक्रमण करता है, कब करता है, मैंने कहा था 554 या 56 में ये आक्रमण करता है। ठीक है, इस समय शासक बना था, जब ये शासक बना था तो इसकी समय अवधि बहुत छोटी रही थी, मात्र 30 सालों तक ये शासक ही रहा था। कितने सालों तक, लगभग मात्र 30 सालों तक ये शासक रहा था। ठीक है, कितने सालों तक, मैंने देखिए बताया यहाँ पे 30 सालों तक ये शासक रहा। जब ये शासक बना तो उस समय इसका साम्राज्य मात्र 30 सालों का था, उससे पहले इसका जन्म हो गया था। लेकिन शासक बनने के बाद इसने विस्तार की नीति अपनाई और ये भारत के सिंधु नदी तक वाले क्षेत्र तक आ चुका था। कहाँ तक आ गया था, तो ये भारत में आ गया था उस समय सिंधु नदी वाले क्षेत्र तक। और इसने जो उस समय तत्कालीन समय की बात करें, तत्कालीन का मतलब होता उस समय, इसके समय में, ठीक है, भारत में किसका शासन था उस समय, भारत में भी शासक जो थे, जब उस समय मगध साम्राज्य की स्थापना हो रही थी। कब हो रही थी, मगध साम्राज्य की स्थापना हो रही थी उस समय, जब ये भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। ठीक है, इसके आक्रमण से पहले, इसके आक्रमण के बाद मगध साम्राज्य की स्थापना होती है। मैंने बताया था कि मगध साम्राज्य बन रहा था उस समय, तो मगध साम्राज्य की स्थापना होती है 544 बीसी में। ठीक है, वो रहता है कब तक, देखिए मैंने बताया था मगध साम्राज्य रहता है आपका 185 बीसी तक, जब मगध साम्राज्य पे मौर्य वंश आता तब तक रहता है। तो यहाँ पर जब ये आक्रमण करने के लिए, अभी बहुत सारे आक्रमणकारी आएंगे और किस किस के शासनकाल में आते हैं, मैं बात कर रहा था तत्कालीन समय की। तो इसने जब आक्रमण किया था भारत पर, तो इसने जो वर्तमान जो आज अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के एक नगर पड़ता है कपीसा। क्या पड़ता है, कपीसा। तो इसने कपीसा नगर को पूरी तरीके से निस्तनाबूद, यानी सॉरी ध्वस्त कर दिया था, निस्तनाबूद नहीं, अच्छा उर्दू वाले शब्द में चले गए। तो इसने कपीसा नगर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया था। यह आक्रमण करने के लिए आया था, और इस आक्रमण को, यानी इसके द्वारा किया गया आक्रमण भारत पर पहला असफल आक्रमण माना जाता है। किसका,
साइरस द्वितीय का। ठीक है, कब आक्रमण किया था इसने? आक्रमण की तिथि कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इसका मानते हैं कि 554 या 56 के आसपास इसने आक्रमण किया था, नहीं बीसी में। ठीक है, 56 पहले पड़ता है, 54 बाद में आता है, क्योंकि उल्टा चल रहे थे उस समय तक। हम प्रथम शताब्दी तक हम क्या चलते हैं? उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए बीसी लिखते हैं, बिफोर ऑफ क्राइस्ट लिखते हैं इसे। ठीक है, तो 558 से 529 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और ऐसा मानते हैं कि पर्सिपोलिस के युद्ध में इसकी मृत्यु होती है, जब उस समय ये वापस आता है लौट करके उसी समय। कुछ लोग मानते हैं कि इसकी उसी युद्ध में जाते समय उसकी मृत्यु हुई थी, युद्ध में लड़ते समय इसकी मृत्यु हुई थी। कुछ लोग मानते हैं कि ये साम्राज्य अपने राज्य में वापस आ गया था, तो आने के बाद इसकी मृत्यु हुई थी। इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को छोड़ दिया था, बाद में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसका पुत्र आता है 529 से 522 तक। ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी नहीं होती है उसकी। ठीक है, कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन बाद में वो भी कमजोर होता है इतना। लेकिन उसके बाद एक उसका सेना नायक होता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि पहले समय में, प्राचीन काल में यही चीजें चलती थी कि उसका सेना नायक ही उसको मार करके राजगद्दी हड़प लेता था। देखते थे योग्यता है इसके अंदर या नहीं है, इस चीजों को देखते थे, वो योग्यता है या नहीं, इस चीज को देख करके इसका होता है, नाम होता है उसका दारा। आपने सुना होगा दारा प्रथम। ठीक है, दारा प्रथम। ठीक है, दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। तो इसका शासनकाल चलता है 522 से, ठीक है, 486 तक इसका शासनकाल चलता है। किसका? दारा प्रथम का। तो दारा प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैं बता देता हूं कि भारत पर पहला असफल आक्रमणकारी साइरस द्वितीय ही था, याद रखना। शासनकाल मैंने बता दिया। आगे अब मैं चले इसको बता देता हूं साम्राज्य को, कि इसका साम्राज्य कहां से कहां तक था। ठीक है, देखिए ये पूरा ईरानी या अकमनी साम्राज्य है। देखिए आपको इधर भी दिखाई दे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र लगा हुआ है, ये साम्राज्य है। ठीक है, ये यहाँ पे शासनकाल दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो शासनकाल है यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेरियस प्रथम के समय में, ठीक है, और आपके साइरस प्रथम के समय में। तो ये शासनकाल लिखे हुए हैं इनके समय में कि कहाँ से कहाँ तक इनकी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ईरान राजधानी इसकी तेहरान है, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये ईरान है, और ये पूरा क्षेत्र था, इस देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था ये इन्हीं के अंतर्गत था। और मैं इनको आपको तस्वीर भी दिखा देता हूं सारे द्वितीय की। ठीक है, देखिए ये रहा साइरस द्वितीय। ठीक है, साइरस द्वितीय मैंने बता दिया, साइरस द्वितीय इमेज आपको दिख रही है साइरस द्वितीय की। ठीक है, यही थे शासक, और इनका शासनकाल मैंने बता दिया 558 से 529। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पर्सन जो आता है, याद रखना, साइरस द्वितीय के बारे में यही बात आती है कि इसने किस नगर को ध्वस्त किया था। तो उस समय तत्कालीन भारत के जो क्षेत्र पे कपिसा नगर को इसने ध्वस्त कर दिया था। आज वर्तमान में वो अफगानिस्तान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आता है, ये आता है, देखिए इनको आप देखिए, ये तस्वीर दिख रही है, इनका नाम है डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। ठीक है, क्या था? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। ये भारत पर, ठीक है, वह आक्रमणकारी था जिसने सबसे पहले सफल आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल आक्रमणकारी नाम था इसका दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। ठीक है, शासनकाल देख लेते हैं इसका शासनकाल, और इसके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो पहले आप इसका शासनकाल देख लीजिए। शासनकाल, तो शासनकाल की बात करें, शासनकाल की, ठीक है, शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल चलता है 522 से बीसी से 486 बीसी इसका शासनकाल चलता है। कितने तक? 486 तक इसका शासनकाल चलता है। ठीक है, ठीक है, इसने भारत पर, ठीक है, इसने भारत पर 516 बीसी में सफल आक्रमण किया। सफल आक्रमण किया। ये जो सर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यही है वो डेरियस प्रथम। इसने भारत पर, ठीक है, 516 में बीसी में सफल आक्रमण किया था। ठीक है, और इसने देखिए कौन से वाले क्षेत्र को जीता था? जो पंजाब का सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र है, तो सिंधु के पश्चिमी क्षेत्र को इसने जीता था। ठीक है, किसको? ठीक है, आज सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को इसने जीता। ठीक है, सिंधु नदी के पश्चिमी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य के 16वें प्रांत के रूप में इसने मिलाया था। कौन से प्रांत के रूप में? 20वें प्रांत के रूप में इसने अपने साम्राज्य में मिलाया था, भारत के भाग को जीत करके। तो भाग को जीत करके
अपने साम्राज्य के 20वें, कौन से 20वें प्रांत के रूप में मिलाया। ठीक है, इससे पहले 19 जीत चुका था अपने प्रांत में। इसने भारत का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को जीत करके इसने 20वें प्रांत के रूप में अपने साम्राज्य में मिला लिया। और देखिए इसको जो ये जो क्षेत्र था ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था उस समय ये, क्योंकि सिंधु नदी के बीच वाला सिंधु और ठीक है सिंधु नदी के पश्चिमी वाला भाग था। और उस समय ये तत्कालीन समय में यहाँ से इसको 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। यानी कहने का मतलब है लगभग कम से कम करोड़ों रुपए की आय से प्राप्त हुई थी उस समय यहाँ पर। किसको? नाम था इसका दारा प्रथम। ठीक है, इस प्रांत से इसे, ठीक है याद रखना, इस प्रांत से 20वें प्रांत से, इस वाले की बात कर रहे हैं, इस प्रांत से 20वें प्रांत से इसे प्रतिवर्ष 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त हुई। ठीक है, 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त हुई थी। और यही थे सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी जिसने सफल आक्रमण किया था 516 बीसी में। ठीक है, पहले किए थे उन्होंने छोटे मोटे एग्जाम थे, छोटे मोटे आक्रमण थे वो, और छोटे मोटे आक्रमण थे, और लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे। ये पहला व्यक्ति था जिसने सफलता प्राप्त की थी भारतीय क्षेत्रों को जीतने में। ठीक है, इसके बारे में देखिए जो जानकारी हमें मिलती है, ठीक है, तो कहाँ से के जो अभिलेख हैं, कौन से इसके अभिलेख हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए इसके दो तीन अभिलेख इसके महत्वपूर्ण हैं। एक तो है बेहिस्तून अभिलेख। ठीक है, तो आप याद रखना बेहिस्तून अभिलेख कौन सा है? बेहिस्तून अभिलेख। एक है पर्सिपोलिस, ठीक है, एक है पर्सिपोलिस अभिलेख। ठीक है, एक बेहिस्तून अभिलेख है, एक पर्सिपोलिस अभिलेख है, और एक है नक्शे रुस्तम। कौन सा? एक नक्शे रुस्तम अभिलेख है, नक्शे रुस्तम। तो इन तीन अभिलेख से हमें इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इसने भारत पर आक्रमण किया था। और इसने देखिए यहाँ पर रहकर के कुछ कार्य भी किए थे, इसने आक्रमण नहीं किया था, इसने यहाँ पर रहकर के कुछ कार्य भी किए थे। कौन कौन से कार्य किए थे तो इसके बारे में बात करें। देखिए इसने पंजाब के घनी आबादी वाला जो क्षेत्र था, उपजाऊ जो क्षेत्र था, उसको यहाँ पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसके बारे में मैं अभी बताया भी था। देखिए 20वें प्रांत के रूप में इसी ने मिलाया था अपने साम्राज्य में। और इसके संपर्क में आने से भारत में खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। ठीक है, जब इसने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय जब इसके संपर्क में भारत के लोग आए और ये जब भारत आया तो इसी के समय में देखिए एक लिपि का जन्म होता है। याद रखना, लिपि खरोष्टी। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि का जन्मदाता, यानी इसके आने के साथ ही खरोष्टी लिपि भारत में आई। तो अगर पूछा जाए कि खरोष्टी लिपि का उदय कब होता है तो 516 में भारत आया था और उसी समय खरोष्टी लिपि का जन्म होता है। खरोष्टी लिपि, ठीक है, तो खरोष्टी लिपि कब आई थी भारत में? 516 बीसी में। और देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पर ठीक है ईरानी मुद्राओं का प्रचलन हुआ था। 516 बीसी के बाद ही यहाँ पर ईरानी मुद्राओं का प्रचलन हुआ। ठीक है, जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी वो डेरिक कहलाती थी, और जो रजत मुद्राएं होती थी वो ठीक है क्या कहलाती थी? सिंगलोई कहलाती थी। तो यहाँ पर देखिए दो या तीन प्रकार की इसने मुद्रा चलाई। तो मुद्रा जो चलाई थी इसने मुद्रा एक तो चलाई थी स्वर्ण। कौन चलाई थी? स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, डेरिक कहलाती थी ये मुद्रा। क्या कहलाती थी? डेरिक। जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी वो डेरिक कहलाती थी। ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं डेरिक कहलाती थी, और रजत मुद्राएं यानी जो चांदी की मुद्राएं होती थी वो सिंगलोई कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सिंगलोई। ठीक है, और देखिए सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं इसी ने चलाई थी। याद रखना स्वर्ण मुद्राएं। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो स्वर्ण मुद्राएं ईरानी और हकामनी साम्राज्य ने ही चलाया था सबसे पहले। याद रखना, ये मैंने बताया भी था। ठीक है, सॉरी बता दिया मैंने यहाँ पे ही, देखिए ये वाला इसमें। ठीक है, तो स्वर्ण मुद्रा और रजत मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं इसकी डेरिक कहलाती थी और रजत मुद्राएं इसकी सिंगलोई कहलाती थी। तो ये थे डेरियस प्रथम जिसने भारत में क्या किया था?
आक्रमण किया था 516 BC में। और सबसे ज्यादा जो मुद्राएं इसने चलाई थी वो रजत मुद्राएं चलाई थी। कौन सी मुद्राएं चलाई थी? रजत मुद्राएं। सबसे ज्यादा जो मात्रा में, अधिक मात्रा में जो मुद्राएं चलाई थी वो रजत मुद्राएं चलाई थी, याद रखना। यानी चांदी की मुद्राएं सबसे ज्यादा चली थी। तो इसके समय में मुद्राओं का प्रचलन हुआ था भारत में। एक लिपि का जन्म हुआ था जिसे खरोष्ट लिपि कहते हैं, ठीक है। और इसके जो बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम और बेहिश्तून अभी से जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट, भारत का ठीक है, अगला जो नेक्स्ट आता है, देखिए वहां तक बातें सब चीज खत्म हो चुकी थी बातें, ठीक है। भारत में बहुत महत्वपूर्ण शक्ति भारत में आ चुकी थी, आप देखेंगे, ठीक है। जो पहला आता है नाम होता है इसका बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु आता है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद जो आते हैं अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद देखिए, ठीक है, शिशुनाग आता है, ठीक है। अजातशत्रु के बाद उदयन आता है, उसका पुत्र। उसके बाद एक और वंश आता है भारत में जिसे कहते हैं हम, ठीक है, जिसे अभी मैंने बताया भी था, ठीक है, शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश में 2 महत्वपूर्ण शासक आते हैं, ठीक है, शिशुनाग और कालाशोक या काकवर्ण। उसके बाद नंद वंश आते हैं। तो नंद वंशों के समय में पहला जो इसका शासक होता है महानंदिन को मानते हैं। उसके बाद जो आता है महापद्मनंद आता है। उसके बाद घनानंद आता है। तो घनानंद के समय में एक, ठीक है, आक्रमणकारी भारत आता है, ठीक है, एक आक्रमणकारी भारत आता है, ठीक है, जिसे कहते हैं भारत पर यूनानी आक्रमण। तो जो यूनानी आक्रमण होता है सिकंदर का आक्रमण होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी काफी लंबा टॉपिक है, एक क्लास में खत्म नहीं हो पाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और आज की जो क्लास है हमारी थोड़ी लाइव नहीं हो पाई है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इस में, लेकिन कल से हम इसको लाइव करेंगे। पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या सिलेबस आता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, उसके बारे में हम कल सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट की एक क्लास लगेगी, ठीक है, 9 बजे पर डे, ठीक है, याद रखना। सुबह में आप मॉर्निंग में हमसे 9 बजे मिल सकते हैं लाइव, और इवनिंग में तो आप हमसे मिलते ही हैं, हमें बहुत खुशी होती है आपको देख कर। चलिए धन्यवाद।